जब खाता खोजने लगे तो पता चला कि ये उसमें मेरा नाम नहीं है। कहाँ एक लाल बिहारी था, वो मर गया है। जिससे मैं कहता था तो लोग हंसते थे, अरे मर गए हो, मृतक हो, शैतान हो, भूत हो, कंकाल हो, चलती फिरती लाश हो। जहाँ देता था वो हम मजाक करते थे, फेंक देते एप्लीकेशन। अपने जिंदा होने के लिए स्वर्गीय बीपी सिंह और कांसी राम के साथ इलाहाबाद से चुनाव लड़ा। फिर अपने जिंदा होने के लिए चचेरे भाई का अपहरण किया। 2017 में मैं जिंदा हुआ, मेरी ज़मीन वापस हुई। तो देखिए, एक तरफ तो मुझे मृतक किया गया था, दूसरी तरफ 18 साल मेरे बच्चे नहीं हुए। गांव के लोग, गांव की महिलाएं माज माजिन कहते थे, पत्नी को अलग ताना मारना, हमको अलग बेंग मुनना। तो सारे संकट उस समय हमारे पर टूट पड़ते थे। तो मैं तो समझता हूँ कि जो संविधान, कानून, न्यायालय का सम्मान करता है वो सबसे महामूर्ख आदमी है। नमस्कार। आजमगढ़ कई कारणों से जाना जाता है। समाजवादियों की ज़मीन रही है यह। उसके अलावा शिक्षा में भी बहुत आगे रहा है यह ज़िला। बहुत दूसरी चीज़ें भी हैं इसकी। मुबारकपुर जाना जाता है अपनी साड़ियों के कारण, लेकिन एक और कारण से मुबारकपुर का अमीलो क्षेत्र जाना जाता है, और वो यहाँ की एक शख्सियत है लाल बिहारी मृतक। एक व्यक्ति से शख्सियत बनने में बरसों का जो उनका संघर्ष है वह लोमहर्षक संघर्ष है। वह रोए खड़े कर देता है कि किस तरीके से जब इनको मृत घोषित करके इनकी ज़मीन इनके परिवारी जनों ने ही हड़प ली, तब उसके बाद इन्होंने अपने को जिंदा साबित करने के लिए कितना संघर्ष किया। एक तरफ दाल रोटी का संघर्ष था तो दूसरी तरफ जिंदा होने का, साबित करने का संघर्ष था। एक बहुत बड़ी कहानी, दर्दनाक कहानी जो इनके जीवन में लिपटी हुई है। उस कहानी पर एक फिल्म कागज नाम से सतीश कौशिक ने बनाई थी, और जिसमें लाल बिहारी का रोल पंकज त्रिपाठी ने किया है। वह फिल्म कतिपय कारणों से चर्चित रही ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा देखी नहीं गई। आज हम स्वयं मुबारकपुर के अमीलो इलाके में लाल बिहारी मृतक के घर पर हैं, उनसे बात करने के लिए कि उनका जीवन संघर्ष कैसे शुरू हुआ, कैसे साजिश करके उनको मृतक घोषित कर दिया गया, उनकी ज़मीन ले ली गई, और किस तरीके के संघर्ष करते हुए वे फिर अपने आप को जीवित साबित उन्होंने किया। और उसके साथ साथ उन्होंने केवल अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि इस इलाके के सैकड़ों ऐसे लोगों की लड़ाइयाँ भी लड़ी जो मृत घोषित करके अपनी ज़मीनें खो चुके थे। तो स्वागत है लाल बिहारी जी आपका। हम शुरू से ही शुरू करते हैं कि आपका जो जन्म हुआ, क्या इसी गांव में हुआ? आपके माता पिता कौन थे और किस तरह आपका बचपन गुजरा? देखिए, मेरा जन्म तो 6 मई 1955 में ग्राम खलीलाबाद, संजरपुर, थाना निजामाबाद, आजमगढ़ में हुआ था। और हमारे पिताजी बचपन में मर गए, लगभग 8-9 महीना की उम्र रही होगी। तो हमारा पालन पोषण यहीं हुआ अमीलो मुबारकपुर में। और मैं बनारसी साड़ी में बाल श्रमिक के रूप में बुनाई करता था। लगभग हमारी उम्र 20-21 बरस की रही होगी। तो हमें लोन लेने की आवश्यकता पड़ी, मतलब हथकरघा बनाने के लिए निजी। तो बैंक से मांगा गया कि आप प्रूफ लाइए। तो प्रूफ में हमसे मांगा गया जात, आय, निवास और जितनी ज़मीन है उसके सब कागजात। तो मैं अमीलों के साथ साथ वहाँ भी गया अपने गांव नकल लेने के लिए। तो पता लेखपाल से कहा भाई मुझे नकल चाहिए, तो कहें कि ठीक ले लीजिए। जब खाता खोजने लगे तो पता चला कि उसमें मेरा नाम नहीं है। मैं कहा ऐसी बात तो नहीं है। कहाँ एक लाल बिहारी था, वो मर गया है। मैं कहा कि बताइए कौन है लाल बिहारी उस गांव का? तो कहे कि लाल बिहारी मृतक पुत्र चौथी मका मैं तो हूँ। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। और कुछ देर के बाद मैं कहा भाई ये मुझको नकल दे दीजिए। तो वो कहा आप ही हो? मैं कहा हाँ। वो चला भाग लेखपाल अपना बस्ता उस्ता लेकर। मैं उसको पीछा किया, मैं कहा भाई दे दीजिए। मतलब उसी के बाद मैं लोगों से अपनी बात कहने लगा। तो जिससे मैं कहता था तो लोग हंसते थे, अरे मर गए हो, मृतक हो,
शैतान हो, भूत हो, कंकाल हो, चलती फिरती लाश हो। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत कष्ट होता था कि मैं अपनी पीड़ा कह रहा हूँ और ये लोग मजाक कर रहे हैं। लेकिन चलते चलते जब अधिकारियों के यहाँ गया तो वो भी यही बात कहते थे कि मुकदमा लड़ो। वकील के पास गया तो सभी लोग कहते थे मुकदमा लड़ो। ये मैटर करीब कई महीनों तक चला। तो मैं जहाँ जाते थे वकील कहते थे कि हम 2 तारीख 3 तारीख में फ़ैसला करा देंगे, हमारे यहाँ मुकदमा कर दो, यहाँ मुकदमा कर दो। तो हमसे एक वकील मिले, वो बुजुर्ग रहे। मैं कहा कि वकील साहब, ये जो अगर हम मुकदमा करेंगे तो कितना दिन में निर्णय होगा? तो कहें कि बेटा ये तो नहीं हम बता सकते, मुकदमा की कोई मियाद नहीं होती है, मुकदमा मरता नहीं है, आदमी मर जाता है, न मुकदमा बूढ़ा होता है। मैं कहा तब कहा कि आपको तहसील में लड़ना पड़ेगा, उप जिलाधिकारी के लड़ना पड़ेगा, डीएम के लड़ना पड़ेगा, कमिश्नर के लड़ना पड़ेगा, हाई कोर्ट लड़ना पड़ेगा, दीवानी लड़ना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट लड़ना पड़ेगा। मैं कहा तो उसके बाद कहाँ, उसके बाद ये भी नहीं निर्णय होगा, हारोगे जीतोगे। मैं कहा तो मुकदमा लड़ने से क्या फ़ायदा जब हमें पता नहीं है कि हम हारेंगे जीतेंगे। तो कहे कि यही है प्रक्रिया। मैं कहा कि मैं मुकदमा करवा नहीं करूँगा। कहाँ कैसे सिद्ध कर लोगे? मैं कहा मैं सिद्ध करूँगा, धरना प्रदर्शन। कहाँ कैसा हो नहीं सकता, कोई नियम नहीं है, ये राजनीतिक चीज़ तो है नहीं, कानूनी चीज़ है। मैं कहा कानून में इतनी लंबी प्रक्रिया है तो कानून भी होना चाहिए ना न्याय के लिए। तो मैं उसी समय अपना, हमारे एक गुरु थे स्वर्गीय श्यामलाल कनौजिया, वो भूतपूर्व विधायक रहे, उनसे मैं कहा तो वो हंसने लगे। तो कहें कि बेटा ये काम तो बहुत कठिन है, लेकिन अपने नाम के साथ तुम मृतक जोड़ लो। जब मृतक जोड़ लोगे तो जो लोग सुनेंगे शर्माएंगे। एक जिंदा आदमी अपने नाम के साथ अपमानित शब्द लगा रहा है मृतक, तो शायद कोई न्याय करे। मैं कहा ठीक है। तो अपने नाम के साथ में मृतक लिखना शुरू किया, लेकिन मेरी बात लोग मानते नहीं थे। जहाँ देता था वो हम मजाक करते थे, फेंक देते एप्लीकेशन। फिर क्या तुम मृतक संघ बनाओ, तो मृतक संघ बनाए, वही प्रस्ताव किए। कहीं इसी का पैड बनवाओ और इसी में लिखो, जो भी टूटा फूटा अपना विचार हो मीडिया को दो और बकिया ये अधिकारियों इसी पर लिखो। मैं कहा ठीक है, मैं पढ़ा लिखा था नहीं। तो मैं कहा भाई ठीक है, ऐसी बात है। तो वही शुरू किया, धरना प्रदर्शन, रैली, लेटर लिखना, हैंडबिल, पोस्टर। कुछ दिन तो मीडिया नहीं समझ पाई, मजाक समझती रही, लेकिन धीरे धीरे अब मीडिया को समझ में आ गया कि नहीं यार इसके साथ ऐसा गलत हुआ है, तो वो छापना शुरू किए। एक समाचार छपा था 84 में, स्वतंत्र भारत में छपा था। हमारे यहाँ के एक रामोद यादव पत्रकार थे और एक मुगनी पत्रकार थे, उन लोगों से कहा तो कहें ठीक हम लोग छापेंगे। तो उस समाचार को पढ़कर माननीय श्री जगदम्बिका पाल उस समय MLC रहे और वो विधान परिषद में 2 बार प्रश्न उठाए थे जिंदा मृतक के संबंध में। फिर मैं अपने जिंदा होने के लिए स्वर्गीय VP सिंह और कांसी राम के साथ इलाहाबाद से चुनाव लड़ा, उसमें मुकदमा किया। फिर मैं अपने जिंदा होने के लिए राजीव गांधी प्रधानमंत्री के साथ अमेठी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा। फिर उसमें चुनाव स्टे कराने के लिए हाई कोर्ट में इलाहाबाद मुकदमा किया। उसमें स्वयं में बहस किया, क्योंकि हमारे वकील पर दबाव बना और कहें कि हम नहीं बहस करेंगे। मैं कहा मुझे खड़ा कर दिए, मैं अपनी बात कहूँगा। मुझे जानकारी हो गई थी कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, तो मैं अपने शब्दों में कड़े आवाज़ में वहाँ जैसे लोग चिल्लाते चिल्ला कर अपनी बात कहा कि भाई मैं ज़िंदा हूँ तब तो चुनाव कराइए, यदि मैं मृतक हूँ तो चुनाव को स्टे किया जाए। इसी बात पर बहस किया और कुछ देरी के बाद वो जज पानी पीते पीते मुकदमा खारिज कर दिए। फिर अपने ज़िंदा होने के लिए 9 सितंबर 1986 को विधानसभा में पर्चा फेंका, हंगामा किया, गिरफ्तारी दिया। वहाँ सब कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन पर्चा फेंकने वाला का नाम नहीं आया कार्रवाई रजिस्टर में कि पर्चा फेंकने वाला भारत का है, पाकिस्तान का है या किसी देश का है, क्या है। फिर अपने ज़िंदा होने के लिए चचेरे भाई का अपहरण किया, यहीं 7 दिन लिया कैमरे में रखा था कि मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, मैं ज़िंदा हो जाऊंगा। ऐसा भी नहीं हुआ, मुकदमा नहीं। फिर वो मजबूरन उसको वापस कर दिया, छोड़ दिया।
फिर अपने ज़िंदा होने के लिए मैं अपने पत्नी का हंसुली बेचकर 151 में निजामाबाद थाने में दरोगा से बात किया था बंद करके दोनों को 151 में चालान कर दे। लेकिन वो उसको कोई दलाल बता दिया कि आदमी कागज़ में मृतक है, तो वो कहा कि भैया तुम जा सकते हो, मैं नहीं बंद करूँगा। मैं कहा भाई मैं दिन भर बैठा रहा, उनको बंद कर दिए। तो दरोगा का हाथ जोड़ कर कह रहा है कि मैं जिंदा मृतक के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, चले जाऊँ यहाँ से। तमाम इस तरह से लड़ाइयाँ लंबी रही, धरना, फिर बोट कला पर धरना दिया, मतलब तहसीलदार की कुर्सी कब्जा किया, डीएम को धक्का मारा। और 94 में एक लेखपाल कलीम अहमद लेखपाल रहे, उनको जांच मिली। सैकड़ों प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन सारी जांच आती थी और वो सब लेखपाल सरकार के पक्ष में अलग गलत रिपोर्ट लगा कर भेजते थे, फिर फेंक जाता था वो कबाड़े खाने में। वो आए तो मुझसे कहे कि मुझे इसी बात मिली है, बात क्या है। मैं उनसे सारी बात बताया। वो बड़ा गंभीरता से सोचे, कहे बताओ मैं मदद कैसे करूँगा। मैं कहा मेरी मदद मत करिए, आप जांच करके न्याय करिए। यदि मैं पात्र हूँ तो मुझे न्याय दीजिए, नहीं तो फिर मेरे खिलाफ़ कार्रवाई करिए। कहा मैं करूँगा कैसे। तो मैं उनसे कहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा। कहा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस मैटर को। मैं कहा मेरे फूआ हैं, मेरे ननिहाल हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वहाँ जाइए, आप पता लगाइए कि वो लड़का वही है कि गलत है। लेकिन ऐसा ही उन्होंने किया। हमारे रिश्तेदारी घूम कर जाकर पता लगाए यहाँ से और वहाँ गांव तक। रिश्तेदार जुटे, कुछ लोग बुढ़े थे, उन लोगों से बयान लिए। रिपोर्ट गई तो हमें 30 जून 1994 को मुख्य राजस्व अधिकारी और जिला अधिकारी ने मतलब अभिलेखों में पुनः जिंदा करके मेरे ज़मीन मेरे नाम कर दिए थे। मतलब सारे संघर्ष 18 वर्ष के बाद। फिर उसके बाद वो लड़ाई अभी जारी रहा। स्पष्ट रूप से वो मान नहीं रहे थे, कोई कह रहा था है, कोई कह रहा नहीं है, मतलब गुमराह में डालते थे। और हमारे चचेरे भाइयों से, गांव वालों से, वो वहाँ के गांव से, वो प्रशासन चाहता था कि आपस में टकराव हो जाए, इस आपस में बवाल हो जाए, तो इनको उधर फंसा दिया जाए ताकि दोबारा सरकार के विरोध में न आवे, न अपनी बात लोगों तक कहें। तो फिर वो चलते चलते मैटर वो करीब 99 में टाइम मैगजीन, अमेरिका से टाइम मैगजीन के एक पत्रकार आए थे और उसमें छपा था मेरा समाचार। उस टाइम मैगजीन को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार कर लिया और उस पत्रकार के खिलाफ नोटिस दे दिया। तो वहाँ से हमारे यहाँ सूचना है कि अरे हमारे खिलाफ तो मुकदमा हो गया इस संबंध में। तो मैं उनसे कहा कि भाई आप घबरा क्यों रहे, बयान तो मेरा छपा है ना, कहाँ हूँ मैं, आप तो मेरी बात को छापे हैं, तो मैं पार्टी बनूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो सवाल रहा कि वो पार्टी बने और उसमें जांच हुई। जब जांच हुई तो पता चला हमसे पूछे कि आपको कैसे से, मका ऐसे ही कहें गलत है। मका गलत कैसे है, तो बात आई कि आप जांच करा लीजिए। तो वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश दिए। जब जांच हुआ तो पता चला कि आजमगढ़ में 60 से ज़्यादा आ गए जीवित मृतक। तो उन्हें पूरे प्रदेश को आदेश कर दिया जीवित मृतक पर। पूरा प्रदेश में जांच हुई तो कई हजार लोग निकले। आजमगढ़ में 100 से ज़्यादा निकले और उस दौरान 30 रिकॉर्ड में आ गए। बकिया अभियान के तहत वो नहीं दिखाए ताकि वो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना जिला प्रशासन को, तो छुपा लिया अधिक संख्या में। तो उसमें कई हजार लोग जीवित किए गए और उसमें फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जांच हुई। फिर उसमें आदेश हुआ कि कंप्यूटरीकरण जो न्यायालय में, छोटे अदालतों में, या ये भू राजस्व अभिलेख का जो खसरा खतौनी का है उसको कंप्यूटर में फिट किया जाए। उसी समय हमारे ही लड़ाई से हुआ है। आज जो कंप्यूटर से लोग नकल ले रहे हैं, हमारे लड़ाई से हुआ है। तो इस तरह से बहुत से शासन आदेश हुए थे। मैं अपने साथ साथ अन्य लोगों के लिए लड़ता रहा। जो हमारे यहाँ इस तरह पीड़ित आते थे, उनकी लड़ाई लड़ता था, उनकी आवाज़ उठाता था। तो इसको मीडिया बहुत सहयोग दिया। इसमें न कोई नेता दिया, न कोई पूंजीपति दिया, जनता भी नहीं मदद की है, मीडिया मदद की। और लड़ाई लड़ते लड़ते 2005 या 2004 में एक समय हम लोग वो 25 करोड़ का हर्जा खर्चा सरकार के खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया हाई कोर्ट में। ये लगभग चला 2023 तक। और
उसमें जो जीवित मृतक वाली दोनों फाइल थी 1976 और 1994 की, सब गायब करके थाना कोतवाली आजमगढ़ में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रपट करके हाई कोर्ट को दे दिया। लेकिन कोर्ट भी हमारे साथ क्या इंसाफ किया, कोई सुनवाई नहीं की, किसी बिशप ने सुनवाई करके ये कहा कि आपने 18 वर्ष कोर्ट का समय नष्ट किए हैं। तो उल्टे 25 करोड़ देने के बजाय 10,000 रुपया हमारे पर जुर्माना लग गया। तो फिर हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा खारिज हो गया, 10,000 रुपया जो जुर्माना लगा था वो खारिज हो गया। तो देखिए कहीं न्याय नहीं मिला। और 16 जनवरी 2017 में मतलब अपने चचेरे भाइयों के साथ खातेदार दर्ज हुए, मतलब 40 वर्ष बाद ज़मीन हमें मिली। और उस ज़मीन को प्राप्त करने के लिए मैं इस अमीलों की ज़मीन लगभग 1.5 बीघा बेचा हूँ। उस ज़मीन की कीमत आप समझ जाइए कि मैं 10,000 रुपया बिस्वा बेचा था, आज वो 27-28 लाख रुपया बिस्वा की है, मतलब कई करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। और उस ज़मीन की कीमत जो हमें ज़मीन मिली है, अगर बेचा जाए तो 5 लाख रुपया नहीं मिलेगा। ऐसा कहाँ मिली वो ज़मीन? हैं? वो ज़मीन कहाँ दी गई है? वो हमारी पैतृक ज़मीन, हमारे पिताजी की ज़मीन है। अच्छा, उस गांव में ग्राम खलीलाबाद संजयपुर में। तो वही कह रहे हैं कि वो ज़मीन हमारी कीमत, लेकिन हमारी लड़ाई जो रही मान सम्मान की, मैं एक जिंदा व्यक्ति हूँ, मेरे साथ इस तरह का अन्याय हो रहा और मैं आज लड़ रहा हूँ, और मुझे लोग भूत, शैतान, मृतक, कंकाल, चलती फिरती लाश का के अपमानित कर रहे हैं। तो अन्य लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो ये लड़ाई बहुत गंभीर रहा और लड़ते लड़ते आप समझ जाइए कि ये चला, 2023 में खारिज हो गया और अभी लड़ाई चली रही है। अन्य लोगों के मैं लड़ रहा हूँ। अभी तो देखिए मैं 9 जनवरी को अपना अशुभ पुनर्विवाह किया था अपने पत्नी के साथ, इसलिए कि मेरा बाल विवाह हुआ था, 7-8 बरस की उम्र रही होगी तो बाल विवाह हुआ। फिर 2017 में मैं जिंदा हुआ, मेरी ज़मीन वापस हुई। तो अभी तो मैं बालक हूँ ना, उस हिसाब से तो मेरी उम्र भी 6-7 साल, फिर मेरा बाल विवाह हो गया। लेकिन मेरी उम्र लगभग 70 वर्ष हो गई है। और लड़ाई में तो अब देखिए, लेकिन क्या समाज को कहा जा, क्या नेताओं को कहा जा, क्या अधिकारियों को कहा जा। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में पूर्ण रूप से घुसखोरी होती है। जातवाद है, परिवारवाद है, धर्मवाद है, न्याय कहाँ मिलना है? न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब सवाल है जो संविधान के तहत जो लाभ उठा लेते हैं, जिनको मिल जाता है, कोई है न्यायी, 100 में इक्का दुक्का है, लेकिन जो 100 में इक्का दुक्का न्यायिक हैं या कोई ईमानदार जज है या कोई ईमानदार अधिकारी है, तो सभी वो भ्रष्ट व्यक्तियों से डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी गोल है, वो समूह एक है, वो अकेले है, वो सैकड़ों लोग हैं, तो वो भी डरे हुए हैं, वो भी सहमे हुए हैं। अगर कोई सही काम कर देता है जज या कोई अधिकारी कर्मचारी, उस पर टूट पड़ते हैं। और जो ईमानदार आदमी खुद वो सोचता कि मैं ही गलत हूँ। अच्छा, जब आप इस तरह का संघर्ष कर रहे थे, अपने जीवित होने का संघर्ष कर रहे थे, तो एक दूसरा आपका परिवार था, आपके बच्चे भी रहे होंगे, तो घरेलू मोर्चे पर किस तरह का संघर्ष करना था, कैसे किया आप? देखिए, जब मैं संघर्ष कर रहा था तो मैं बुनाई कर रहा था। उसके पहले मैं सारी ज़मीन अमीलों की बेच के लड़ाई लड़ा। मेरे घर में 4-5 दिन फाका होता था, लेकिन मेरी तबीयत नहीं मानती। कोर्ट कचहरी रोज़ दौड़ता था, अधिकारी के रोज़ दौड़ता था। तो आप समझ जाइए, जो कुछ कमाएगा नहीं, जिसका ज़मीन जायदाद घर द्वार बिक रहा, तो क्या होगा, कितनी कठिनाई रही होगी। और परिवार उस समय नहीं थे। देखिए, एक तरफ तो मुझे मृतक किया गया था, दूसरी तरफ 18 साल मेरे बच्चे नहीं हुए, शादी के 18 साल तक बच्चे नहीं हुए। एक तरफ तो भूत शैतान मृतक कहते थे, गांव के लोग, गांव की महिलाएं माज-माजिन कहते थे, पत्नी को अलग ताना मारना, हमको अलग बेंग बोलना। तो सारे संकट उस समय हमारे पर टूट पड़ते थे। मतलब हम लोग की ज़िंदगी जीना समझ जाइए कि बेकार था। तो समाज किसी अच्छे आदमी को भी नहीं जीने देती है, समाज किसी गलत आदमी को नहीं जीने देती है। कोई अच्छा खाना खाता है तब भी नहीं जीने देती है, कोई भूखा रहता है तब भी नहीं जीने देती है। समाज की क्या कहा जाए, लोग कैसे हैं और प्रकृति
ने तो सारे लोगों को एक ही रात दिन बनाया है, नहीं तो क्या करते अन्यायी भ्रष्टाचारी। तो वो तो बहुत संकट रहा है। अब मेरे बाल बच्चे तो हुए, एक लड़का है वो काम किया है, 2 लड़की MA BEd हैं, तीनों लोगों की शादी हो गई है। लेकिन मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो बर्बाद कर दिया घर को, इसलिए कि कुछ बचा नहीं। अब ये कष्ट होता है कि मैं कमाया नहीं, मैं दूसरे के लिए लड़ा, अपने लिए लड़ा। अब वही लड़के कहते हैं कि हाँ आपने हम लोगों के लिए क्या किया, जो था वो भी बर्बाद कर दिया। तो उधर तो चोट खाते थे। जिसका बाप बचपन में मर जा, अपने बाप का चेहरा न देखे, छत मतलब नर है जिस मकान पर, वो कैसे जिया होगा। और बीच में समाज के लोग क्या किए, अधिकारी कर्मचारी क्या किए, सरकार ने क्या किया। अब बुढ़ौती में भी जब हम लोगों को मरने का कगार आ गया है तो आज भी वही हाल है, उससे में बरी नहीं है। भाई लड़का तो कहेगा ना, सारे लोग देख रहा, कोई लूट कर घर द्वार बना लिया है, कोई घूस लेकर बना लिया है, कोई जैसे भी बना लिया। हम जो था हम अपना बर्बाद कर दी ईमानदारी में। तो मैं तो समझता हूँ कि जो संविधान कानून न्यायालय का सम्मान करता है वो सबसे महामूर्ख आदमी है, सबसे कायर है। जो समाज को लूटा, जो देश को लूटा, जो राष्ट्र को लूटा, जो जनता को गुमराह किया, वही महान है, वही विद्वान है, वही संस्कारी है, वही सब कुछ है। मुझे अब समझ में आता, जो देश के लिए लड़े वो अच्छा नहीं किए। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि आपने जब देखा कि आपको कागज में मृत घोषित कर दिया गया, वो आपके आत्मसम्मान पर चोट थी, गहरा सदमा था। लेकिन क्या कभी इतनी लड़ाई लड़ते हुए, इतनी जटिलताओं से जूझते हुए, चारों तरफ एक भ्रष्ट व्यवस्था से का सामना करते हुए, क्या आपके मन में आया कि आपको भी कुछ दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए? कई बार आया। क्या सोचा आपने? कई बार सोचा कि मैं हथियार उठा लूँ, ये बात तो कई बार आई। इसलिए कि मैं संपर्क करना शुरू कर दिया था कुछ लोगों से, लेकिन संपर्क का मतलब ये समझ जाइए कि जब मैं अपने चचेरा भाई का अपहरण किया था तो मुझसे कुछ लोग कहे कि उसको मार दो। मैं कहा नहीं, ये बच्चा क्या किया है, मुझको तो मुलजिम बनना है, इसका मर्डर करके इसको मार कर मुझे क्या मिलेगा, मैं पाप करूँगा, इससे तो मिलना नहीं है। लेकिन मैं तो मुलजिम बनने के लिए, ज़िंदा होने के लिए कागज़ में, मैं अगर मारूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। और मैं कहा कि हत्या करने वाला कमज़ोर होता है, बुज़दिल होता है। मेरा मानना था तब कि ये कमज़ोर आदमी हत्या करता है, बुज़दिल आदमी हत्या करता। और तो मैं ऐसा नहीं किया। लेकिन जब मेरे साथ अन्याय होता था तो मुझको एक चीड़ थी कि हथियार उठाने में ये होता कि जब मैं मृतक था तो किसी को मारता तो मेरे खिलाफ कोई धारा नहीं बनती कि धारा में गिरफ्तार करते। और मैं उस समय मेरा एकदम पूर्ण रूप से विचार था कि मैं उनको नहीं मारूंगा जो मेरे साथ अन्याय किए हैं, अधिकारी कर्मचारी, उनको नहीं मारूंगा, उनके परिवार को मारूंगा। लेकिन फिर भी मेरी माँ की कहानी याद आती थी। माँ कहती थी, बेटा तुम ज़िंदगी में शराब नहीं पियोगे तो तुम्हारे पीठ पर कोई धूल नहीं लगाएगा, तुम चोरी नहीं करोगे तो तुम्हारे पीठ पर कोई धूल नहीं लगाएगा, तुम चरित्रहीनता करोगे तो नहीं करोगे, तुम्हारे पीठ पर कोई धूल नहीं लगाएगा, तुम किसी का मर्डर करोगे तो तुम्हारा भी कोई मर्डर करेगा। हाँ, और हमेशा अपने से गरीब की मदद करना। हाँ, और कहीं गलत मत करना, और तुम दुनिया में नाम करोगे। हाँ, और सफल रहोगे। और हमेशा जानबूझकर कभी गलत मत करना। एक बेला फाँका कर लेना, लेकिन जानबूझ के दूसरे को फाँका मत रहने देना। तो मेरी बात माँ की याद आती थी। मेरी माँ मुझको कुछ ऐसी कहानी बता गई थी कि बेटा तुम पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, और नहीं पढ़ोगे तो किसी पढ़ने वाले से कम भी नहीं रहोगे। तो मुझको क्या मालूम था कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटती गई, कई बातें रही। तो देखिए, मुझको मैं देखा और आज भी देखा हूँ, जिनको लोग डाकू कहते हैं,
डाकुओं का इतिहास आप पढ़िए, उनका कभी उनके पास घर नहीं है, उनके पास हवेली नहीं है। वो जंगल में रहे हैं, अन्यायियों को लूटते थे, अमीरों को लूटते थे, गरीबों को देते थे। मैं यही देखा हूँ ज़्यादातर। उनको लोग डाकू कहते थे। डाकू तो वो हैं जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, हमारे आपके सामने दिन दहाड़े डकैती मार रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी हैं वो डाकू हैं, वो राष्ट्रद्रोही हैं, वही आतंकवादी हैं, वही अन्यायी हैं। हमसे आपसे घूस लेकर अपना काम कर रहे हैं, अपना परिवार जिया रहे हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, अन्याय भी करते हैं। तो डाकू दूसरे को डाकू बना रहा है, जो सामाजिक व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो अन्याय से डूब रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसको डाकू बनाते हैं। तो ये आपकी बात मैं कभी नहीं कहा था, आज पहली बार कह रहा हूँ, आप पूछ दिए हैं तो मन तो कहता था। और मैं भी अब एहसास करता हूँ कि हथियार लोग उठाते हैं, जानबूझकर नहीं उठाते, उनसे उठवाया जाता है। अपराधी नहीं होते, उनको अपराधी बनाया जाता है। और जो अपराधी बनाया जाता है, जो न्याय के लिए हथियार उठाता है, वो ज़्यादा नरसंहार करता है, चाहे कोई बिरादरी हो। मैं जात धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो बंधु होते हैं, जो छिछेड़े होते हैं खाने पीने के लिए, वो अगर हथियार उठाते हैं तो सफल नहीं होते हैं। अपना घर द्वार बनाने के लिए हथियार उठाते हैं तो वो सफल नहीं होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो एक ही बताइए, जैसे पूरे आपके संघर्ष ने आपको एक नायकत्व दिया। मैं जिस इलाके में आपके बारे में बातचीत करता हूँ तो लोगों को लगता है कि वो लाल बिहारी मृतक को जानते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आपके इसी इलाके में जब हमने अमीलों के बारे में पूछा तो लोगों ने हमारी तरफ ऐसे देखा कि अमीलों जा रहे हैं तो लाल बिहारी मृतक कहाँ जा रहे होंगे। ये जो नायकत्व आपको मिला, आपने दूसरों की भी लड़ाई लड़ी, अपनी भी लड़ाई लड़ी, तो यह क्या संतोष नहीं देता है आपको? देखिए, अब ये सवाल है, संतोष क्या देगा? आप बताइए, मेरा नाम था लाल बिहारी, मेरे माँ बाप रखे थे, मैं लाल बिहारी मृतक हो गया, अपमानित शब्द नहीं है? जाहिर सी बात। कोई जिंदा आदमी अपने आप को मृतक लिखे और लोग उसको आनंद लें, सुने, तो अपमान नहीं है? मेरा अपमान नहीं, उनका भी अपमान है। अगर सोचें ना सोचें कि एक इंसान जिंदा और अपने आप को मृतक लिख रहा है। अब तो मैं लाल बिहारी मृतक दागी लिख रहा हूँ। दागी। अच्छा। अब दागी इसलिए लिख रहा हूँ कि जब न्यायालय नायब तहसीलदार सदर ने मुझे अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया था तो मैं उसका सम्मान करके अपने नाम के साथ मृतक टाइटल जोड़ लिया। जब हाई कोर्ट खंडपीठ लखनऊ 10,000 का जुर्माना लगा दिया तो उसका भी मैं सम्मान किया, तो दागी हो गया। तो लड़ाई लड़ने के लिए सम्मान जो कहते हैं, आप सही कह रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं, सही बात है। लेकिन अब प्रश्न आ गया कि सम्मान लेकर क्या करेंगे? उड़ेंगे, दसाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, क्या करेंगे? खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, बीमार हैं, दवा है, दारू है, सारा व्यवस्था, परिवार है। हम कभी कमाए नहीं तो क्या करेंगे सम्मान हमको लेकर? आज जो अपमानित हैं, जो अपमान कर रहे हैं, जो रोज़ राष्ट्र विरोधी हैं, उनको पुरस्कार मिल रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो आप बताइए, एक संतोष लेकर क्या करेंगे? गरीब, देखिए जो कमज़ोर होता है, हरी उसी को कहते हैं, हारा हुआ वही कहते हैं हमारे नसीब में ही लिखा है। जो हार जाता है उसकी मजबूरी है। गरीब ही मजदूर होता है, मजदूर होता है। तो अब हम क्या करेंगे? आप सम्मान की बात करें, सम्मान लेकर ओढ़ेंगे, दसाएंगे, क्या करेंगे? हमको चाहिए ना, हमारा जो भी रहा वो भी ख़त्म हो गया, हमारा सम्मान भी नहीं वापस मिला। अगर सम्मान हमको वापस मिल जाता तब भी मान लेते। 1976 से 2024 हो गया है, अब तक मुझे सम्मान नहीं मिला, न्यायालय ने नहीं सम्मान दिया। वो तो मृतक संघ के तत्वाधान में हम अपना संघर्ष करके अपने जिंदा हुए कई हज़ार लोगों को जिंदा कराए। अगर कोर्ट में हम गए होते तो आज तो हम जिंदा नहीं हो पाते। कोर्ट की यही रवैया है, न्यायपालिका की यही रवैया, तो नहीं जिंदा हो पाते। ये क्लियर है कि नहीं? मार रहे कि नहीं आप? मारे। वो तो मृतक संघ के तत्वाधान में बैनर तले हम लड़ाई लड़े, मीडिया के लोग सहयोग दिए कि हम जिंदा हो गए, और अपने साथ साथ कई हज़ार लोग जिंदा कराए।
कोई 40 बरिस से, कोई 50 बरिस से, कोई 60 बरिस से मुकदमा लड़ रहा है। बताइए इससे न्यायपालिका से क्या मतलब है? अच्छा, आपके ऊपर सिनेमाकारों की नज़र पड़ी, आपके ऊपर एक फिल्म बनी कागज। फिल्म का विचार कैसे आया, और फिल्म के लिए आपसे जब संपर्क किया गया तो क्या कोई रॉयल्टी दी गई, या कैसे आपकी कहानी ली गई, और उससे कितने संतुष्ट है या असंतुष्ट? देखिए, जो हमारे कहानी पर जो फिल्म बनी वो पायनियर एक पेपर था, उसमें पूरी लंबी स्टोरी छपी थी। उसी स्टोरी के पढ़कर इम्तियाज़ हुसैन फिल्म लेखक और सतीश कौशिक आए हमारे यहाँ, हमसे संपर्क किए और हम तैयार हो गए, ठीक है बनाइए। हम फिल्म के विषय में तो जानते नहीं थे। और 2002 में हमारा उनका संपर्क हुआ था और बनाए वो किसी तरह से 2019 18-19 के लपेट में। 17 साल लग गया। हाँ, 17 साल लग गया, वो भी नहीं बना रहे थे हम। और कहानी कई लोग आए नहीं दिए उसमें, तो वो भी कहानी में तोड़ मरोड़ कर लिखा गया, सत्य घटना पर नहीं आधारित है, ज़्यादा उसमें जोड़ा गया है। मसलन उसमें बैंड वाले की कहानी। हाँ, बैंड वाला कहानी है, पूजा पाठ वाला कहानी है। वो कह रहा है कि उसमें अरे वो मुख्यमंत्री ने आदेश करके जिंदा कर दिया। मुख्यमंत्री का क्या मतलब होता है? मुख्यमंत्री के पास क्या पावर है? पावर तो जिला मजिस्ट्रेट को होता है, जिला अधिकारी को होता है, तहसीलदार को होता है, मुख्य राजस्व अधिकारी को होता है। ये ना मजिस्ट्रेट होते हैं, ये ना अधिकारी होते हैं। तो मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? एक लेखपाल यदि लिख दे अपने अभिलेख में कि राज्यपाल ऊंट है या राज्यपाल दूसरा कुछ है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे तब तक वो साबित नहीं कर पाएगा। इसको मानिए चाहे मत मानिए, लेखपाल के पास इतना पावर होता है, जैसे 3 ही के पास पावर होता है, मेरा मानना है। एक लेखपाल के पास, एक ग्राम सेक्रेटरी के पास, एक पुलिस के पास। आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी को आप प्रार्थना पत्र देंगे, वो नीचे आएगा, आख्या वही देगा। जहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है वही आख्या देगा लेखपाल। जो लेखपाल है वही लेखपाल फिर आख्या देगा। सही देगा तो सही है, गलत तो गलत देगा। तो भ्रष्टाचार नीचे है, नीचे से ऊपर है, ये सब बेकार हैं। एक रिपोर्ट में हमारे यहाँ आया है, एक सुरक्षा संबंधित ये लिखा गया है कि मैं दिया था, उसमें आख्या गई कि लाल बिहारी मृतक के ऊपर अभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, इसलिए सुरक्षा देना उचित नहीं है। अपना स्वयं वहन नहीं कर पाएगा, मतलब सरकारी खर्चा वहन नहीं कर पाएगा। सोच लीजिए, अभी उस दिन से मैं समझ गया कि यहाँ यदि किसी का मर्डर हो जाए तो आप समझ जाइए कि उसके लाश की सुरक्षा होती है, उसकी सुरक्षा नहीं होती है। पहले अगर वो सुरक्षा मांगेगा तो उसको सुरक्षा नहीं मिलनी है। जब उसका मर्डर हो जाएगा तब उसके घर की सुरक्षा होगी, उसके लाश की सुरक्षा होगी। ये मेरे पास प्रूफ है। जब मैं अपने पत्नी के नाम विधवा पेंशन का फार्म भरा था तो उसमें लिखा उसने कि प्राथमिक मांग में सिंदूर है। उसने ये नहीं लिखा कि जिंदा है या मृतक है। अधिकारी कर्मचारी इतना गुमराह करते हैं आज के डेट में। चले जाइए, पहले तो मैं देख रहा था कि पहले तो 150 में काम चलता था। अब किसी कार्यालय न्यायालय में कर्मचारी अधिकारी कहीं जाइए, जो पहले 50 रुपया में काम कराता था वो आज 1000-2000 में काम करा रहा है। फीस बढ़ गई है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो क्या सिनेमा ने इन तमाम सारी चीज़ों को डील किया? नहीं, सिनेमा ने तो नहीं डील किया। अब दूसरी हमारी एक फिल्म की पटकथा तैयार है, उसका नाम LV डेड है, तैयार है। अब देखिए कोई आता है लेने वाला, क्या होता कैसे, उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है और ये सत्य घटना पर आधारित है। मतलब हमारे बचपन से और 2024 तक है, जो सही है। और उस फिल्म से, उस जो कागज़ फिल्म है, उससे इससे कोई मतलब नहीं है।
अच्छा, क्या कोई रॉयल्टी दी सतीश को? रॉयल्टी की बात थी, लेकिन क्या कहें, रॉयल्टी तो दिए थे, जो हमारी बात कुछ दिए थे, लेकिन अधिक संख्या में नहीं दिए। अच्छा, आपके संघर्षों में आपकी पत्नी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम महान महान भूमिका है कि अगर देखिए, अपनी पत्नी के बारे में बताइए मुझे कि जैसे इन तमाम सारी विपत्तियों को झेलते हुए कैसे आपके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाए रखा। देखिए, पत्नी शुरू से मदद करती थी, आज भी मदद करती है। पत्नी रोती थी, बिलबिलाती थी, गिड़गिड़ाती थी, लेकिन जब घर से निकलते थे तो कहाँ जा रहे हैं, जा रहे फला, पैसा है नहीं, कहाँ के रहा, कैसे जाएंगे, हंसुली दे दिया, छागल दे दिया, पैसा है, हमारे थैली में से निकाल के 2 4 5 रखती थी, ले लीजिए। तो इस तरह से जो अपनी हंसुली गहना बेच बेच के देती थी, जब देखती थी कि नहीं इनका चेहरा सूखा, क्या बात है, ऐसी ऐसी बात है, ले जाइए बेच लाइए, जाइए, बोलती थी, कहती थी, लेकिन हमको हमारा चेहरा गिरा हुआ नहीं देखना चाहती थी। और पत्नी हमारे साथ 4 4 दिन 5 5 दिन भूखा रही। आप समझ जाइए कि पत्नी की कहानी बहुत दर्दिली है। अगर पत्नी नहीं होती तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाते। मतलब मैं समझ गया हूँ कि माँ के बाद दूसरा स्थान पत्नी का होता है। जितना देखभाल महतारी अपने बेटा की करती है, उतना ही देखभाल पत्नी अपने पति की करती है। और जो पत्नी जिसकी समर्थन नहीं करेगी, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कितना हो बड़ा पूंजीपति हो, कितना हो बड़ा गुंडा हो, वो कभी सफल नहीं रहेगा, कभी सुकून से नहीं रहेगा। जो परिवार खुशहाल है, पत्नी जिसकी सही है, वो सपोर्ट करेगी तो वो कुछ भी कर सकता, लड़ने के लिए तैयार है। तो पत्नी नहीं, मेरे तो सभी बच्चे जो छोटे रहे, सभी मेरे लड़ाई में धरना में जाते थे। हमारी बच्चियां जब 5 6 बरस के रहीं, तभी से धरना में, लखनऊ यहाँ हुआ, दोनों बच्चियां बच्चे, तो सभी लोगों का सहयोग रहा। लेकिन पत्नी की भूमिका अलग रही और आज भी है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हमारे 100 घर दुश्मन हों, उसको हमारे जैसी पत्नी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने एक नायक की अटूट जिजीविषा वाली उसकी कहानी सुनी। यह कहानी देश और दुनिया के तमाम सारे अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से जगह जगह जा चुकी है और लाखों लोग हैं जो लाल बिहारी मृतक के इस जीवन संग्राम के समर्थक हैं, प्रशंसक हैं और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। लाल बिहारी मृतक का माने जो संघर्ष है वो विकट संघर्ष है, जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। बेशक यह दुखद है कि उनको इस दुनिया से, ख़ास तौर से जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण उनको जो सफ़र करना पड़ा, उसका कोई मुआवजा उनको नहीं दिया गया। उनको मिलना चाहिए ताकि वे अपना जीवन सम्मानपूर्ण बिता सकें और साथ साथ उनको वह सम्मान भी देना चाहिए कि यह प्रशासनिक चूक की वजह से, यह न्यायालय और राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार की वजह से जो उनके साथ और उनके जैसे हज़ारों लोगों के साथ हुआ, उसकी वह भरपाई कर सके। इसी तरीके की बहुत सारी कहानियाँ जो लोकल और ग्लोबल हीरोज़ की कहानियाँ हैं, वो लेकर हम आपके बीच आएंगे। नमस्कार। गांव के लोग के लिए रामजी यादव।